Good morning all of you. Welcome to your SST class. Students, I am continuing your chapter 17. The name of the chapter is Fundamental Rights, Duties and Directive Principles of State Policy. Under this chapter, till today, I explain you about that what is fundamental rights, why we need fundamental rights, and I also explain you the four fundamental rights. मैंने अभी तक आपको ऑलरेडी 4 फंडामेंटल राइट्स समझा दिए हैं अमंग द 6, दैट इज़ राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. ये हम पढ़ चुके हैं बच्चे, जिसमें मैंने आपको राइट टू इक्वलिटी क्या है, फ्रीडम क्या है, उसके अंदर कौन कौन से प्रोविजंस हैं, ये एक्सप्लेन कर दिए हैं. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट फंडामेंटल राइट्स, दैट इज़ द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. नाउ व्हाट इज़ दिस राइट, क्या है ये कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो द मीनिंग ऑफ कल्चर. कल्चर क्या होती है? हमारी संस्कृति, जिसको हम फॉलो करते हैं, जिसमें हम जिसके अकॉर्डिंग हम अपने ट्रेडिशंस को चलाते हैं, उसको हम कल्चर कहते हैं. ठीक है. अब कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स का मतलब है कि वो फंडामेंटल राइट्स जो हमें हमारी कल्चर के रिगार्डिंग प्रोवाइड किए गए हैं और हमें एजुकेशन के रिगार्डिंग प्रोवाइड किए गए हैं. यहाँ पर एजुकेशन इज़ नॉट योर ट्रेडिशनल एजुकेशन जो आप अब स्कूल में आकर ले रहे हो. इसके साथ साथ एजुकेशन का मतलब यहाँ पर कल्चरल एजुकेशन से भी है कि जो एजुकेशन हमें कल्चर सिखाती है वो भी हम ले सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर नाउ वी रीड कि हमें कल्चर और एजुकेशन के रिगार्डिंग कौन कौन से राइट्स जो हैं वो प्रोवाइड करवाए गए हैं. द वेरी फर्स्ट राइट, इट गारंटीड टू प्रिजर्व, मेंटेन एंड प्रमोट वंस कल्चर एंड लैंग्वेज. ये क्या कर रहा है? ये गारंटी दे रहा है कि जो एक पर्सन है वो अपनी कल्चर और लैंग्वेज को प्रिजर्व कर सकता है, उसको मेंटेन कर सकता है और उसको प्रमोट भी कर सकता है. प्रिजर्व का मतलब क्या होता है? कि उसको बचा सकता है अपने पास. अपनी कल्चर को बचाने के लिए हम क्या करते हैं? हम उसको फॉलो करते हैं, हम अपने ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं. ठीक है. तो वो उसको प्रिजर्व करके रख सकता है, उसको मेंटेन कर सकता है प्रॉपरली. मेंटेनेंस कैसे होगी? मेंटेनेंस में वो एग्जैक्टली क्या करेगा? एक पर्सन जब अपनी कल्चर को मेंटेन करता है तो वो उसके रिगार्डिंग कुछ बुक्स लिख सकता है, कहीं उसको वीडियोस बना सकता है, अपने बच्चों को सिखा सकता है. तो इस तरह से वो अपनी कल्चर को मेंटेन करके रखेगा और प्रमोट भी कर सकता है, दूसरों को बता सकता है कि इट इज़ माय कल्चर, आई एम डूइंग दिस एंड दिस इन माय कल्चर. तो ये है कि हर पर्सन को अपनी कल्चर को सेव करने, मेंटेन करने और प्रमोट करने का राइट है. अपनी लैंग्वेज को भी, हम जो लैंग्वेज बोलते हैं हम फ्रीली बोल सकते हैं, हमारे ऊपर किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम अपनी लैंग्वेज को नहीं बोल सकते. हमारे कंट्री में हर एरिया में डिफरेंट लैंग्वेज है. तो पीपल हैव द राइट टू स्पीक इन देयर ओन लैंग्वेज. गवर्नमेंट के द्वारा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने हिंदी या इंग्लिश ही यूज़ करनी है. नो, हम अपनी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं. ये हमारे कल्चर और एजुकेशनल राइट्स के अंदर है. हम अपनी कल्चर को बचा सकते हैं, हम अपने ट्रेडिशंस को फॉलो कर सकते हैं, हम अपने ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, the minority will be given assistance by the state to establish and administer education institution of their own to preserve and develop their culture. What does it mean? minorities मतलब जिनकी संख्या कम है, वो कम्युनिटीज़, वो रिलीजन जिनकी संख्या हमारे कंट्री में कम है, हम उनको मिनॉरिटीज़ कहते हैं. ठीक है. तो मिनॉरिटी विल बी गिवन, उनको क्या दिया गया है? असिस्टेंस. उनको एक फ्रीडम दी गई है बाय द स्टेट टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशंस इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर ओन टू प्रिजर्व एंड डेवलप देयर कल्चर. कि वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं,
एस्टेब्लिश मतलब बना सकते हैं, एडमिनिस्टर उनको चला सकते हैं अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जहाँ पर वो अपनी कल्चर, अपनी लैंग्वेज सिखाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मदरसे वर्क करते हैं, तो मदरसा इज़ व्हाट, मदरसा वो इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कि मुस्लिम जो कल्चर है उसको सिखाता है बच्चों को, उनको उर्दू लैंग्वेज सिखाता है, ठीक है। तो मिनॉरिटीज़ को असिस्टेंस है कि वो अपनी एडमिनिस्टर एजुकेशन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं टू प्रिजर्व एंड डेवलप देयर कल्चर, अपनी कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए और उसको डेवलप करने के लिए, ठीक है। दिस इज़ आवर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। हमें हमारे ऊपर किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, गवर्नमेंट कभी किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं करती कि आपने यही कल्चर को फॉलो करना है। हम अपने फॉर एग्ज़ाम्पल बताती हूँ बेटा, देखो हर एक का ट्रेडिशन अलग होता है। जैसे हमारे यहाँ पर हम फेस्टिवल किसी और तरीके से मनाते हैं, अगर आप साउथ इंडिया में चले जाओगे तो उनके फेस्टिवल किसी और तरीके से मनाए जाते हैं। तो सबके अपने अपने कल्चर है, सबके अपने अपने आइडियाज़ हैं और सब अपने अपने कल्चर के अकॉर्डिंग, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग काम करते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कहीं पर भी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम अपनी कल्चर अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, आगे भी किसी को बता सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी कल्चर के अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हैं। लाइक हम वीडियोस बना सकते हैं, हम फेस्टिवल्स को प्रमोट कर सकते हैं कि हमारा फेस्टिवल है, ऐसे है वैसे। तो इस तरह से कहीं पर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं। दिस इज़ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। क्लियर? नाउ कम ऑन द नेक्स्ट राइट, दैट इज़ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, आपको एग्जैक्टली क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज़ दिस राइट, ठीक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का मतलब है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा गया है उसको हम किस तरह से बचा के रखेंगे, ठीक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ नॉट ओनली लिस्टेड फंडामेंटल राइट बट ऑल्सो प्रिस्क्राइब्ड रेमेडीज़ अगेंस्ट देयर वायलेशन। रेमेडीज़ एक तरह से उपचार हमें बताए गए हैं, रेमेडीज़ उपचार होता है, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ भी लिखा गया है उसके प्रति हम किस तरह से अगर वो हमसे किसी भी तरह से छीने जाते हैं, सपोज फंडामेंटल राइट्स, हमारे फंडामेंटल राइट्स हमसे छीने जाते हैं, तो हमें क्या करना है, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भी हमने बचा कर रखना है। कैसे? जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है वो हमें अगर नहीं मिल रहा तो हमें क्या करना है। तो क्या लिखा गया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये लिखा गया है नॉट ओनली लिस्टेड फंडामेंटल राइट्स, वहाँ ना केवल फंडामेंटल राइट्स लिखे गए हैं बट इसके साथ वो हमें ये भी बता रहा है कि हमने क्या करना है अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स हमसे ले लिए जाते हैं। वायलेशन का मतलब है कि हमसे छीन लिए जाते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है वो, इफ़ ए सिटीज़न फील दैट, अगर किसी सिटीज़न को ये फील होता है कि उससे उसके फंडामेंटल राइट्स छीन लिए गए हैं, उसको उसके अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं, देन बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, किसी भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का मतलब होता है कि सपोज गवर्नमेंट ने कोई ऐसा ऑर्डर प्लेस कर दिया और उस ऑर्डर की वजह से हमें ऐसे लग रहा है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हमसे छीन रहे हैं, तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हैं। बच्चे एक चीज़ यहाँ पर आपने ध्यान में रखनी है, कीप वन थिंग इन माइंड, इफ़ वी आर हैविंग एनी प्रॉब्लम, हमारा कोई लड़ाई झगड़ा है, हम किसी और
किसी भी बात को लेकर हम कहीं भी अगर हम कोर्ट में जाना चाहते हैं तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जाते। हम अपने छोटे मोटे लड़ाई झगड़ों को लेकर, अपनी किसी प्रॉब्लम को लेकर हम कहाँ जाते हैं, हम पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जाते हैं, उसके बाद हाई कोर्ट में और देन सुप्रीम कोर्ट में, इस तरह से जाते हैं, ठीक है। बट अगर हमसे हमारे फंडामेंटल राइट्स छीने जाते हैं, राइट टू इक्वलिटी नहीं दिया जाता, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं दिया जाता, या कोई भी एनी अदर राइट, अगर हमसे हमारे राइट्स छीने जाते हैं, देन वी कैन डायरेक्टली मूव टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन है, इट इज़ रिटन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन कि अगर हमसे हमारे फंडामेंटल राइट्स किसी भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा, किसी भी गवर्नमेंट ऑर्डर के द्वारा छीने जाते हैं, देन वी कैन रिक्वेस्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू इशू द एप्रोप्रिएट रिट फॉर द रीस्टोरेशन ऑफ हिज और हर राइट। अब यहाँ पर हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाकर कि वो क्या इशू करे, एप्रोप्रिएट रिट। रिट क्या होता है? आदेश, जो न्यायाधीश, जो न्यायाधीश देता है। तो एप्रोप्रिएट कि सही आदेश देकर उस एक ऐसा आदेश दे जिससे हमारे जो राइट्स हैं वो बचे रहे, उनको हम रीस्टोर कर सकें, ठीक है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के अंदर है। द रिट आर हेबेस कॉर्पस, मेडेमस, प्रोहिबिशन, क्वांटो, रंटो एंड सिरिट्रो। ये रिट्स के नाम हैं कि इस तरह की रिट्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दे सकता है। ये रिट्स आपके पास नीचे दी गई हैं, मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। तो ये रिट्स जो है ये आपके पास, वैसे आपको ये रिट्स लर्न नहीं करनी है, इनके नेम भी लर्न करने की, नेम आप सिर्फ ये लर्न कर सकते हो, अदरवाइज़ ये रिट्स क्या हैं, किस तरह से वर्क करती हैं, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ नॉट योर पार्ट ऑफ सिलेबस, ठीक है। आपने सिर्फ इतना याद करना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है कि वी फील आर फंडामेंटल राइट्स हैज़ बीन टेकन अवे और वायलेटेड बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, देन वी कैन डायरेक्टली approach to Supreme Court or High Court to issue an writ, appropriate writ for restoration of fundamental rights. Okay, now come on the next. The fundamental rights protect the citizen against the misuse of power by the government to some institution or individual. अब फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट करते हैं सिटीज़न को, किसके अगेंस्ट? मिसयूज़ ऑफ पावर के अगेंस्ट, ठीक है, कि वो पावर का मिसयूज़ नहीं करेंगे। प्रोटेक्ट करते हैं किसको? सिटीज़न को, कि वो पावर का मिसयूज़ नहीं करेंगे बाय द गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल्स। प्रोटेक्ट करते हैं किसको? सिटीजन्स को। फंडामेंटल, जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमें बचा रहे हैं कि गवर्नमेंट कहीं पर भी जाकर अपनी पावर को मिसयूज़ नहीं करेगी। कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी इंडिविजुअल लेवल पर पावर्स को मिसयूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। देयरफॉर द फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल एंड प्रोटेक्टेड बाय द कोर्ट। और यही कारण है कि फंडामेंटल राइट्स जस्टिसेबल हैं। हम इनके अगेंस्ट हम फंडामेंटल राइट्स को लेकर जस्टिस मांग सकते हैं। अगर हमसे हमारे फंडामेंटल राइट्स छीने जाते हैं तो हम जस्टिस मांग सकते हैं, एंड प्रोटेक्टेड बाय द कोर्ट, और कोर्ट उसको प्रोटेक्ट करता है फंडामेंटल राइट्स को। जहाँ ऊपर वाले सिचुएशन में मैंने जब वो रिट करेगा तो वहाँ जो हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, बचा रहा है, ठीक है। चलिए नाउ कम ऑन द नेक्स्ट। इन अ केस अ फंडामेंटल राइट इज़ वायलेटेड, अगर एक फंडामेंटल राइट्स हमसे छीना जाता है, वायलेटेड हो जाता है, वन कैन मूव टू कोर्ट ऑफ लॉ एंड सीक जस्टिस, बट फॉर फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट और अनलिमिटेड। बट ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स अनलिमिटेड है, नो। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास जो राइट्स हैं, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, जितने भी राइट टू इक्वलिटी है, हमारे पास इन राइट्स में क्या है? कुछ रिस्ट्रिक्शन भी हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोज्ड सम सर्टेन रिस्ट्रिक्शन टू चेक द अब्यूज़ ऑफ दीज राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन ने इनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी, कुछ बाधाएं भी कुछ लगाई हुई हैं,
ताकि वो चेक कर सके कि हम अपने राइट्स को गलत यूज़ ना करें. Beside, the state is allowed to impose some reasonable restriction in the interest of public order, decency, morality, etc. State is allowed to impose some reasonable restriction. State को allowed है कि वो कुछ reasonable मतलब जो applicable है, जो सही है, वो restriction लगा सकता है पब्लिक ऑर्डर के रूप में. अगर उसकी पब्लिक को ऑर्डर कर सकता है, इंटरेस्ट अगर कहीं पर भी उसको ये फील हो रहा है कि मतलब स्टेट जो है वो कुछ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकता है सभ्यता को, मॉरलिटी को बचाने के लिए. ठीक है, तो अब मैं आपको मेनली वही बताऊंगी कि कौन सी रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लगाई गई हैं ऑन द फंडामेंटल राइट्स. व्हेन आई एक्सप्लेन यू द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम, तब मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कुछ रिस्ट्रिक्शन है. जब मैंने आपको ये राइट बताया था, राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ असेंबल पीसफुली विदाउट है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि सम रिस्ट्रिक्शंस आर ऑल्सो देयर. हमें ये फ्रीडम्स तो मिली हुई हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशंस है, बट मैंने आपको क्या बताया था कि इनके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस हैं. अब वो हम रिस्ट्रिक्शंस पढ़ेंगे कि कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो हमारे फंडामेंटल राइट्स पर दी गई हैं. ओके, चलिए. नाउ रिस्ट्रिक्शन ऑन आवर फंडामेंटल राइट्स. Having studied the 6 fundamental rights, we should remember one very important point about them, that they are not absolute. वो absolute नहीं है, मतलब हम ये नहीं है कि उसके हम अपने राइट को unnecessarily यूज़ करते रहें. ठीक है, it means that some restriction are imposed upon them to guard the interest of entire community. इसका मतलब क्या है? absolute नहीं है. इसका मतलब क्या है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो बचाती हैं, सेव करती हैं इंटरेस्ट ऑफ इंटायर कम्युनिटी, जो पूरी कम्युनिटी के इंटरेस्ट को बचा के रखती हैं, सेव करके रखती हैं. फंडामेंटल राइट्स के थ्रू हम कम्युनिटी को, समाज को, अपने कंट्री को हार्म नहीं पहुंचा सकते. ये नहीं है कि ये तो हमारा राइट है जी, हम कुछ भी कर लेंगे. नो, इट इज़ रॉन्ग. देयर आर सम रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज़ ऑफ दीज फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, जैसे कि हमें घर में ठीक है, हम घर में रह रहे हैं, हमारे पास राइट है कि हम कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप अपने घर में किसी को बिना बताए जैसे मर्जी चले जाओ. तो वो रिस्ट्रिक्शन है ना कि आपने घर से बाहर जाना है तो बता कर जाना है. इसी तरह से फंडामेंटल राइट्स पर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं. ठीक है, चलिए. सर्टेन लिमिटेशंस आर नेसेसरी फॉर द मीनिंगफुल कमेंट ऑफ दीज राइट्स. सर्टेन लिमिटेशंस, कुछ लिमिटेशन बहुत ज़रूरी हैं इन राइट्स को सही तरह से यूज़ करने के लिए. However, these restriction or limitation should be reasonable and in the interest of public order, morality, sovereignty and integrity of India. वो कहता है हालांकि ये जो restrictions हैं इनकी limitations हैं, limited हैं और reasonable भी हैं, ज़रूरी भी हैं for the interest, ताकि public सही रहे, morality बनी रहे, sovereignty country की बनी रहे. sovereignty क्या होता है पता है आपको? सवर्जिनिटी होता है कि हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, कोई बाहर का इंटरफेयर नहीं करेगा हमारे डिसीजंस में. बट इस सवर्जिनिटी को भी तो मेंटेन करके रखना है हमने. इसके लिए सम रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो हमारे फंडामेंटल राइट्स पर लगाई गई हैं. हियर आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज आर जस्टिफाइड. और ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये जस्टिफाइड है, ओके हैं, इट्स रियली जस्टिफाइड मतलब न्यायशील हैं. ठीक है. नाउ व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शन. अब रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं? टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज द फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल कैन बी रिस्ट्रिक्टेड. बड़ी इम्पॉर्टेंट है. देखिए, ये तो अभी लाइव एग्जांपल हम ले रहे हैं. द टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज़, कि अगर हमें कोई भी इन्फेक्शियस डिसीज़ है
तो हम फ्रीली इधर उधर मूव नहीं कर सकते। हमारे पास क्या है राइट टू फ्रीडम के अंदर, वी कैन मूव एनीवेयर, वी आर फ्री टू मूव इन द एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। बट अगर हमें कोई इन्फेक्शियस डिसीज़ है, देखिए रीसेंट एग्जांपल कौन सी डिसीज़ चल रही है, कोरोना, ठीक है। अब कोरोना में क्या हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि अगर हमें सपोज कोरोना पॉजिटिव हैं हम, तो हमें अपने घर में या हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा। वो रिस्ट्रिक्शन है हमारे ऊपर। हमारी फ्री मूवमेंट बैन हो जाती है उस कंडीशन में। हम किसी से मिल नहीं सकते, इवन अपने फैमिली मेम्बर से भी नहीं। तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि हमारे तो फंडामेंटल राइट्स हमसे छीन लिए। नो, वो ज़रूरी है फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर सोसाइटी, आपकी अपनी सोसाइटी के लिए, आपकी फैमिली के लिए और आपके लिए, ठीक है। तो प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज़, तो इन्फेक्शियस डिसीज़ को बचाने के लिए हमें लोगों की फ्री मूवमेंट को रिस्ट्रिक्टेड करना पड़ता है। ये इट इज़ रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये लिखा गया है, रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड है, ठीक है। चलिए नाउ कम द नेक्स्ट, द फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। The freedom to practice any profession does not mean to take up gambling, smuggling, hoarding or any other profession. वो कहता है हमें फ्रीडम है कि हम कोई भी ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन अपना सकते हैं, बट इट डजेंट मीन कि हम जुआ खेलने लग जाएं, हम स्मगलिंग करने लग जाएं, हम होर्डिंग होता है ब्लैक मार्केटिंग, जिसमें लोग सामान को जब अपने पास स्टोर करके रख लेते हैं और जब महंगा होता है तो उसको बेचना स्टार्ट करते हैं। नो, हम ये भी नहीं कर सकते। अगर गवर्नमेंट को पता लगता है कि किसी पर्सन ने होर्डिंग की हुई है तो वो उसके अगेंस्ट स्टेप ले सकती है। और एनी अदर प्रोफेशन विच इज़ इंजूरियस और हैजर्डस टू द सोसाइटी, और कोई भी ऐसा ऑक्यूपेशन जो हमारी सोसाइटी के लिए ख़तरनाक है, जो हमारी सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल नहीं है, हम इस तरह का कोई भी प्रोफेशन नहीं अपना सकते। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ, टेररिज्म। अब हम हर जगह हम टेररिस्ट नहीं बन सकते। हम ये नहीं कह सकते भी हम तो टेररिस्ट हैं, हमारा ऑक्यूपेशन है ये। नो, टेररिस्ट क्या करते हैं, वो कंट्री में टेररिज्म को फैला रहे हैं, आतंकवाद फैला रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, तो वो अलाउड नहीं है, ठीक है। चलिए नाउ कम ऑन द नेक्स्ट, नोबडी कैन काम टू बी ए डॉक्टर और क्लेम टू बी ए डॉक्टर और लॉयर unless he was essential qualification. Nobody can claim to be a doctor or a lawyer. ध्यान से समझो इसको। कोई भी पर्सन ये नहीं कह सकता कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक लॉयर हूँ। कब तक? जब तक उसके पास असेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है, जब तक अनलेस शी और ही हैज़ अ असेंशियल क्वालिफिकेशन। डॉक्टर कब बनते हैं? जब वो डॉक्टर की फुल एजुकेशन लेकर आता है। लॉयर कब बन रहा है? जब वो लॉयर की फुल एजुकेशन लेकर आ रहा है। एजुकेशन मिलती है ना, लॉ करते हैं लोग, डॉक्टर में MBBS करते हैं या BA MS करते हैं, कुछ तो करते हैं, देन दे गॉट द सर्टिफिकेट, देन दे प्रैक्टिस फॉर देयर डॉक्टरी, राइट ना। तो हम कोई भी प्रोफेशन अपना सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम डॉक्टर बन जाएंगे बिना स्टडीज़ के। नो, हम डॉक्टर और लॉयर तभी बनेंगे जब हमने वो एसेंशियल एजुकेशन ली है, ठीक है। तो कोई भी क्लेम, हाँ हम अपना बिजनेस कोई भी अपना सकते हैं, उसके लिए मनाही नहीं है। उसके लिए क्वालिफ़िकेशन, जिस चीज़ के लिए कोई पर्टिकुलर क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है वो हम अपना सकते हैं फ्रीली। बट जहाँ पर क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है उसके लिए तो हमें क्वालिफ़िकेशन लेनी पड़ेगी, देन हम वो बनेंगे। अब हम इंजीनियर हैं, इंजीनियर की क्वालिफ़िकेशन बने होगी हमारे पास, ठीक है ना, तभी हम आगे किसी को दिखा पाएंगे ना कि वी आर द इंजीनियर्स। हाँ, वो आप घर पर कोई कुछ फॉर्म कर रहे हो वो एक अलग चीज़ होती है, बट अगर हमें कहीं जॉब करनी है तो हमें उसके लिए प्रॉपर सर्टिफिकेट चाहिए,
ओके चलिए नाउ कम ऑन द नेक्स्ट, द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन डजंट मीन टू स्पीक और राइट एनीथिंग यू फील लाइक। अब ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन है। हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशंस है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई भी कोई भी ऐसी बात बोल दें जो हमारी सोसाइटी के अगेंस्ट हो। हम लोगों को भड़काने वाले भाषण नहीं दे सकते। हम लोगों में जो रॉयट्स हैं या वायलेंस क्रिएट करने वाले भाषण नहीं दे सकते। वायलेंस क्रिएट करने वाले स्पीचेस या अपने एक्सप्रेस नहीं कर सकते व्यूज़ जो कि सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो। ठीक है, एनी थॉट और एक्सप्रेशन दैट डिस्टर्ब द पब्लिक पीस और हार्मनी और इंस्टिगेट कम्युनल वायलेंस विल नॉट बी अलाउड। कोई भी हमारा एक्सप्रेशन, कोई भी हमारा थॉट जो कि पब्लिक में शांति को डिस्टर्ब करता है, हमारी आपसी भाईचारे को ख़त्म करता है और कम्युनिटी में हिंसा फैलाता है, लड़ाई झगड़े फैलाता है, हम उसको स्प्रेड नहीं कर सकते, हम उसको व्यक्त नहीं कर सकते, हम लोगों को वो नहीं बता सकते। ओके, सो ऑल दीज आर द रिस्ट्रिक्शन ऑन आर फंडामेंटल राइट्स। तो ये सारी की सारी क्या हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं हमारी फंडामेंटल राइट्स पे। Clear? Now our next topic is fundamental duties, but we read it tomorrow. Okay, thank you.